मुझे पर्सनली लगता है कि सीबीएसई वाले एफपीएस को देखकर पेपर बना रहे हैं। फंसना पक्का सीरीज का ऑरा ही अलग। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है। ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। क्लास 12 फंसना पक्का है सीरीज की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये वीडियो बस एंड तक देख लीजिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। पूरी एनसीईआरटी पूरा चैप्टर आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आज कवर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। What were the main changes that were taking place in Indian politics since 1967? बहुत सारे चेंजेस थे। पहला, इंदिरा गांधी जी बहुत ही पॉपुलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बन के सबके सामने आई। ये वही समय था जब पार्टी कंपटीशन बहुत ही बिटर हो गया था और पोलराइज्ड हो गया था। मतलब कोऑपरेशन नहीं है, एकदम एक्सट्रीम्स व्यू पॉइंट हो गए हैं, कहीं पर भी समझौता होते हुए मैं नहीं दिख रहा था। दूसरा पॉइंट आता है, ये वही पीरियड है जहां पर जुडिशियरी और हमारे गवर्नमेंट के बीच में हमें टेंशन्स देखने को मिल रहे थे, रिलेशनशिप बेकार हो रहा था। रीजन बहुत सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया था कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हो रहे हैं जो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के वो खिलाफ जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना था? उसका कहना था कि भाई जो कोर्ट है वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट काम कर रहा है और हमारी जो एक सुप्रीमेसी होती है, पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी होती है, उसको भी चैलेंज कर रहा है। तो कोर्ट बीच में टांग अड़ाने का काम कर रहा है और कोर्ट का कहना था कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हो। वो पार्टीज जो कांग्रेस के अपोज थी, अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत पर्सनलाइज्ड होता जा रहा है। मतलब जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी वगैरह है उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है पर्सनल अथॉरिटी में। गवर्नमेंट का काम होता है देश के लिए काम करना, बट अब ऐसा लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट पार्टी के लिए ज्यादा काम करती है, अपने लिए ज्यादा काम करती है। चीजें एकदम सही नहीं है। कांग्रेस का स्प्लिट हमने पुराने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद से डिविजन्स बहुत आ गए थे इंदिरा गांधी जी और इनके अपोनेंट्स के बीच में। सेकेंड क्वेश्चन, द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री डिड नॉट इंप्रूव मच आफ्टर 1971-72। इसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन एनी 4 इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट क्रिएटेड पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन इन इंडिया आफ्टर 1971। घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, लेकिन बात एक ही पूछी जा रही है कि 1971 के बाद इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ इतनी खास नहीं थी। पहला आता है इकोनॉमिक स्ट्रेन आफ्टर 1971। इंदिरा गांधी जी का भाई ये स्लोगन तो था गरीबी हटाओ, लेकिन इसके बाद भी पॉवर्टी इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया में इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई। बांग्लादेश क्राइसिस हमने पढ़ा हुआ है 1971, इसके बाद बहुत बर्डन हमारे ऊपर आ गया था, वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। इन्फ्लेशन एंड राइजिंग प्राइसेस, भाई वॉर, रिफ्यूजी इतने सारे आ रहे थे, ग्लोबल ऑयल प्राइस हाइक हो गया था। इन चक्कर में क्या हुआ, प्राइसेस में ना एक शार्प राइज हमें देखने को मिला। अबाउट 23% 1973 में और 30% 1974 में। महंगाई इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था, लोग बहुत परेशान थे, तो ऑर्डिनरी लोगों की जिंदगी बहुत खराब हो रही थी। स्लो ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया की ग्रोथ कोई इतनी तेज नहीं थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत वीक, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, खास तौर पर अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने सैलरीज तक फ्रोज करी, मतलब इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी कि सैलरी वगैरह भी हम सही से नहीं दे पा रहे थे। इससे जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं वो भी बहुत डिससेटिस्फाइड फील कर रहे थे। एग्रीकल्चरल डिक्लाइन, भाई 1972-73 में फेल्ड मॉनसून्स, तो इससे जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है ना वो बहुत तेजी से गिर गया। मतलब इतना गिर गया कि फूड ग्रेन जो आउटपुट था हमारा वो अराउंड 8% तक गिर गया। 8% कोई छोटा नंबर नहीं होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। जब आप छोटे लेवल पे देखेंगे तो 8 आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन अब बहुत सारे नंबर में जब 8% देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा होता है। 1 करोड़ का 8% मतलब 8 लाख हो गया, तो ये ज्यादा हो गया। एक्सप्लेन द गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स ऑफ 1974। ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, क्या हो रहा था बताइए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिल रहे थे 74-75 में। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आए, ये वाला 2024 में आया, हम ईयर भी मेंशन कर देते हैं। रेड फॉन्ट में वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम गुजरात के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो 1974 में हमें प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले। रीजन क्या था?
प्राइजेस बहुत इंक्रीज हो रही हैं एसेंशियल गुड्स की, उन सामान की जिनकी जरूरत पड़ती रहती है, और करप्शन वगैरह बहुत इंक्रीज हो रहा है। ये जो एजिटेशन था, मतलब लोग आ रहे थे, आवाज उठा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, ये बहुत जल्दी भाई स्प्रेड हुआ। अपोजिशन पार्टी ने भी बहुत सपोर्ट करा। अपोजिशन पार्टीज को भी एक मौका मिला कि भाई वो कांग्रेस के खिलाफ खुलकर आवाज उठा सकते हैं, लोगों को साथ में ला सकते हैं। तो ये बढ़ता चला गया और ये मूवमेंट देखते देखते बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसे ही अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से मेन इश्यूज थे जिसकी वजह से हमें गुजरात में स्टूडेंट का ही एजिटेशन वगैरह देखने को मिला। तो आप बता सकते हैं प्राइजेस इंक्रीज हो रही थी, आप बता सकते हैं करप्शन बहुत था, अपोजिशन पार्टी ने बाद में ज्वाइन करा, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वैसे आप लिख सकते हैं। ये पॉलिटिकल मूवमेंट कैसे बन गया, तो आप पार्टी का बता सकते हैं कि पार्टीज ने ज्वाइन किया। अब क्या हुआ, ये अनरेस्ट बहुत बढ़ रहा था, तो इस चक्कर में स्टेट में प्रेसिडेंट रूल तक लगाना पड़ गया। अपोजिशन लीडर्स ने डिमांड किया कि फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। मोरारजी देसाई ने तो बोल दिया था हम फास्ट में बैठ जाएंगे, ये नहीं हुआ तो हम फास्ट करते रहेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। और बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर था, तो इस चक्कर में जून 1975 में यहाँ पर इलेक्शंस हुए और कांग्रेस इन इलेक्शन को हार गई। आपको समझ में आ रहा होगा कांग्रेस की सिचुएशन धीरे धीरे बहुत खराब हो रही थी। 1974 में बिहार में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना चालू करा। क्या रीजन थे? प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, फूड स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन। इन्होंने किसको इनवाइट किया? इन्होंने जेपी, जयप्रकाश नारायण, ये नाम याद रखिएगा, इनको इनवाइट किया कि आप इस मूवमेंट को लीड करिए। जब देश आजाद हुआ था, इन्होंने नेहरू जी के कैबिनेट को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, थोड़े समय के लिए पॉलिटिक्स से भी बाहर हो गए थे। तो ये बहुत ही पॉपुलर लीडर रहे, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे इंडिपेंडेंस में, उसके बाद और इमरजेंसी के टाइम पे तो बहुत बड़ा रोल रहा है, आगे भी इनके बारे में हम देखेंगे। इन्होंने बोला कि मैं तभी ज्वाइन करूंगा, तभी लीड करूंगा जब ये मूवमेंट नॉन वायलेंट रहता है, लड़ाई वगैरह होंगी तो मैं ज्वाइन नहीं करने वाला, और ये मूवमेंट सिर्फ बिहार तक नहीं रहना चाहिए, पूरे इंडिया में ये फैलना चाहिए। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे गुजरात में आए कि क्यों मूवमेंट हुआ बिहार में, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मूवमेंट ने बहुत जल्दी एक पॉलिटिकल और नेशनल कैरेक्टर भी अपना लिया, क्योंकि सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन के लोग आकर अपनी आवाज उठा रहे थे, इस मूवमेंट का पार्ट बन रहे थे। जेपी ने डिमांड करा कि बिहार की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसका डिसमिसल होना चाहिए, बिल्कुल भी उसकी जरूरत नहीं है। और इन्होंने बात करी टोटल रिवॉल्यूशन, मतलब संपूर्ण क्रांति की। लाइन याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकती है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर एक स्पेयर में टोटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, हमें संपूर्ण क्रांति करना है। सीधे सीधे कांग्रेस के खिलाफ बातें करी जा रही थी। ये जो एजिटेशन वगैरह हो रहे थे, इसमें घेराव, स्ट्राइक्स, बंद, हर चीजों का यूज हो रहा था। और यहां पर हमें एक और चीज देखने को मिल रही थी कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे ना, उसी समय हमें नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक भी देखने को मिल रही थी पूरे देश भर में। इससे ऐसा लग रहा था भाई कि पूरी कंट्री ही पैरालाइज हो जाएगी, क्योंकि रेलवे स्ट्राइक वगैरह अच्छी चीज नहीं है। इंडिया में रेलवे का बहुत बड़ा रोल है। 1975 में जेपी ने एक और चीज को लीड किया, वो क्या था? एक मैसिव मार्च हुआ था पार्लियामेंट तक। बहुत मेजर नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट मिला था, और इन्होंने भी भाई सपोर्ट किया, अपनी आवाज उठाई, और सबका ये कहना था कि यार जेपी जो है वो इंदिरा गांधी के अल्टरनेटिव हो सकते हैं, उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुजरात और बिहार में जो एजिटेशंस हो रहे थे ना, इन्हें ऐसा देखा जा रहा था जैसे कि ये एंटी कांग्रेस मूवमेंट्स हैं और ये सीधा सीधा इंदिरा गांधी को टारगेट कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी का ये बोलना था कि ऐसा लग रहा है कि मुझसे एक कोई पर्सनल दुश्मनी है अब जो सामने आ रही है, कि भाई पर्सनल हॉस्टिलिटी है, यहाँ पर ऐसा पॉलिटिक्स का इतना लेना देना नहीं है, मुझसे ही कुछ इनको प्रॉब्लम है। एक्सप्लेन द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रेलवे स्ट्राइक। अभी हम रेलवे स्ट्राइक की बात कर रहे थे, स्ट्राइक क्यों हुई, क्या रीजन है? तो नाम याद रखिएगा, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मेंस स्ट्रगल। इसे लीड कौन कर रहे थे? एमसीक्यू में आ सकता है, जॉर्ज फर्नांडिस। इन्होंने ये कॉल दिया था कि नेशन वाइड स्ट्राइक होना चाहिए, जितने भी रेलवेज के एम्प्लॉइज हैं उन्हें स्ट्राइक करना चाहिए। क्या डिमांड करने के लिए? बेटर बोनस और सर्विस कंडीशन। अब भाई रेलवे इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, तो इस स्ट्राइक से भाई बहुत दिक्कत थी, मेजर डिसरप्शन हुआ। पूरे हमारे कंट्री भर में अगर हम बात करते हैं तो वैसे ही प्रॉब्लम चल रही थी, ये प्रॉब्लम और आ गई। लेबर क्लास के बीच में बहुत ज्यादा अनरेस्ट देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती चली जा रही थी। इस प्रोटेस्ट ने एक और बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जन्म दिया कि वर्कर्स के राइट्स क्या होते हैं, और जो एम्प्लॉइज इतनी इंपॉर्टेंट जगहों पे काम करते हैं, जैसे रेलवे में काम करते हैं, क्या ये स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं? इन्हें ये परमिशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बातें होने लगी। गवर्नमेंट ने इस स्ट्राइक को इलीगल डिक्लेयर किया,
लीडर्स को अरेस्ट किया गया, है ना, टेरिटोरियल आर्मी को थोड़ा यूज किया गया जिससे ट्रैक्स वगैरह को सिक्योर किया जा सके, और आफ्टर 20 डेज ये स्ट्राइक एंड हो गई और कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन आता है, एग्जामिन द फैक्टर्स दैट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट इन इंडिया इन 1973। ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्योंकि इसी के बाद चीजें बहुत बिगड़ी। जुडिशरी का मतलब आप लोग समझते हैं, जुडिशरी में हमारे कोर्ट्स वगैरह सब आ जाएंगे। जुडिशरी का काम ही होता है जस्टिस डिलीवर करना, लॉस को इंटरप्रेट करना। अब यहां पर अगर गवर्नमेंट बीच में बार बार टांग अड़ाएगी तो इनको दिक्कत होगी। सबको साथ में मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ता है, तभी एक डेमोक्रेटिक नेशन सही से काम कर पाता है। तो देखते हैं पार्लियामेंट जुडिशरी के बीच में क्या प्रॉब्लम थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर क्या दिक्कतें आ रही थी। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। इमरजेंसी के आसपास का जो पीरियड है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाला पीरियड क्यों बोला जाता है, कोई भी एक रीजन बताइए। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा, लेकिन आंसर आपको यही लिखना पड़ेगा। देखिए इस पीरियड में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में ना हमें सीरियस डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट दोनों अपनी बातों पे अड़े हुए थे, किसकी कितनी पावर है, कौन क्या कर सकता है, इन बातों पे ना एक कोऑर्डिनेशन नहीं जम रहा था, कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा था। 3 मेन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे, ये याद रखिएगा, आप नहीं भूल सकते। पहला ये है कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकता है। अब्रिज करना मतलब रिस्ट्रिक्ट करना या फिर उसको लिमिट करना, उसको उसके फुल पोटेंशियल पे यूज ना होने देना, उसको कर्टेल कर देना। वही कर्टेल की बात करी जा रही है। क्या राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, क्या राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको लिमिट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है, उसमें कितना हक है कितना नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। दूसरा है, क्या राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, लिमिट कर सकता है नहीं कर सकता है। और तीसरा है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड मतलब उसमें बदलाव ला सकता है जिससे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर पाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या होता है, गाइडलाइंस दी जाती हैं जिससे हम स्टेट वगैरह का वेलफेयर वगैरह कर पाए, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो क्या इन चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो, क्या आप इन चीजों को बदल सकते हो। ये 3 बहुत बड़े सवाल थे और इसी कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिला। यहीं पर एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई जिसे हम बोलते हैं केशव नंदा भारती केस, 1973 ईयर याद रखिएगा। यहां पर कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं उन्हें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। मतलब जिन सिद्धांतों पे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है ना, आप उनको नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। तो फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर में, तो ऐसा नहीं है कि आपने फंडामेंटल राइट्स को ही रिमूव कर दिया, उनमें ऐसे बदलाव लेकर आ गए जो मतलब आपने पूरे ही अपने हिसाब से कर लिया चीजों को। आप नहीं कर सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेस है, उसको अमेंड नहीं कर सकते, बेसिक फीचर वहीं रहेंगे। केशव नंदा भारती डिसीजन के बाद एक और बहुत कंट्रोवर्शियल चीज हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन खाली थी। चीफ जस्टिस मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के हेड, हमारे हेड जज हो गए, ठीक है। अब क्या होता है, इंडिया में एक ट्रेडिशन था कि जो सबसे सीनियर रहते थे उन्हें बनाया जाता था, यहाँ पे सुप्रीम हमारा चीफ जस्टिस जो हमारे सबसे सुप्रीम जज है उनको बना दिया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर मार दिया और जस्टिस एएन रे को बना दिया। भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था। तो रीजन ये निकल के आया कि जिन 3 जजेस जो एज वाइज ज्यादा थे, जिनको नहीं बनाया गया चीफ जस्टिस, उन तीनों ने अपने करियर में कांग्रेस के खिलाफ रूलिंग दी थी कोर्ट में। तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन यहाँ पे आया कि ऐसा क्यों किया गया, तो ये इसका आंसर आया। तो ये जो अपॉइंटमेंट हुई ना यार, इसका कुछ चीजें क्लियर हो रही थी। एक तो ऐसा लग रहा था कि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजीज रहती हैं, विचारधाराएं रहती हैं, कहीं ना कहीं उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करा जा रहा है। अगर मैं कुछ आपसे बोलता हूं उसको अलग अलग नजरिए से आप सुन सकते हैं, हर कोई अलग मीनिंग निकाल सकता है। आप कोई बुक पढ़ते हैं, हर कोई अपने हिसाब से मीनिंग निकालता है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई बार होता है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा मीनिंग निकाल सकते हैं। पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम थी, आगे हम देखेंगे, तो उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया कांग्रेस ने उस टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन का गलत मीनिंग निकाला, किसी लाइन को गलत तरीके से यूज किया, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। तो बात वही है कि हमें ऐसा देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुछ लोगों का यह भी बोलना था कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जुडिशरी है,
इन लोगों को थोड़ा सा हमारे एग्जीक्यूटिव लोगों के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। मतलब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, हमारे पीएम वगैरह हो गए, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अलग अपने हिसाब से कुछ भी करना चाहिए। ऐसी बातें हो रही थी, कुल मिला के कांग्रेस के फेवर में चीजें जाते हुए हमें दिख रही थी कि वो जो करना चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। ये जो क्राइसिस है ना, इसका क्लाइमैक्स पहुंचा जब हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन इनवैलिड घोषित कर दिया कि आपका इलेक्शन इनवैलिड है। तो इसी इनवैलिड से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या रीजन थे जिसके कारण इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ गई, क्यों डिक्लेयर करी गई, कैसे करी गई, क्या रीजन थे, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 का हुआ ये जून 12 1975 को जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है ना, उसने डिक्लेयर करा कि इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन था लोकसभा में वो इनवैलिड था, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यूज किया अपने इलेक्शन कैंपेन में। सीधे सीधे ये चीज बोल दी गई और बोल दिया गया कि आपका इलेक्शन इनवैलिड है। इनवैलिड होने का ये मतलब निकल कर आया कि अब ये लीगली प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती अगर इन्होंने 6 महीने के अंदर खुद को री इलेक्ट नहीं करवा लिया। 6 महीने में री इलेक्ट करवा लोगे ठीक है, वरना आपको अपनी पीएम की गद्दी छोड़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल क्राइसिस हमारे सामने आ गए। अपोजिशन जिसे जयप्रकाश नारायण लीड कर रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई इन्हें रेजिग्नेशन अपना देना चाहिए। एक बहुत ही मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन किया दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 25 जून 1975 को, और इन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह को भी अनाउंस किया। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जो आर्मी है, पुलिस है, इन्हें कोई भी इलीगल और इमोरल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं मानना चाहिए। अगर आपको लग रहा है गवर्नमेंट कोई ऐसे ऑर्डर दे रही है जो बिल्कुल सही नहीं है, आप उसको फॉलो मत करिए, ये इन्होंने रिक्वेस्ट करी। अब ये जो अनरेस्ट फैल रहा था, जो अपोजिशन की एक्टिविटीज थी, इससे ऐसा लग रहा था कि भाई गवर्नमेंट का काम तमाम होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने यहां पे डिसाइड किया कि जो ये ग्रेव क्राइसिस आ गए ना, तो यहां पर तो अब हमें इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया, नेसेसरी हो गया, इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। और 25 जून 1975 को गवर्नमेंट ने आर्टिकल 352 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको यूज किया। और क्या रीजन दिया? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। मैंने कहा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से भी यूज कर लिया जाता है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में चीजें क्लियर नहीं है, तो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने बोला जो ये सारी चीजें हो रही है देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो इसको देखते हुए हमें इमरजेंसी लगाना पड़ेगी। तो 25 जून 1975 को ये सब हुआ। और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने इमीडिएटली इशू कर दिया कि भाई ठीक है, मेरे साइड से हामी भर दी और इमरजेंसी हमारे यहां आ गई। जैसे ही पूरा प्रोसेस हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट ने नॉर्मल जो डेमोक्रेसी के प्रोसेस होते हैं उनको सस्पेंड किया, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया, लिमिट किया, मेजर न्यूज़पेपर्स के वहां से इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर दिया, अपोजिशन लीडर्स और वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया जिससे कंट्रोल उनके हाथ में आ सके। न्यूज़पेपर वगैरह के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पेपर प्रिंट वगैरह का काम खत्म, अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें करी। लाइव क्लासेस में, बैचेस में जब हम इस चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ते हैं, चैनल पर भी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी, रैपिड रिवीजन मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। अभी तो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही थी। अब इसके बाद देखते हैं स्टेट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इंपोजिंग नेशनल इमरजेंसी 2024 में आया भी हुआ है। जैसे ही इमरजेंसी लगती है ना, तो जो फेडरल सिस्टम है कि भाई सेंटर है, स्टेट्स हैं, तो वो ना प्रैक्टिकली सस्पेंडेड रहता है। पूरी पावर किसके हाथ में आ जाती है? सेंटर के हाथ में। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई थी इमरजेंसी लगाने के बाद। सेकेंडली, अब गवर्नमेंट के पास ये भी पावर आ गई कि वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी अब उनके पास नहीं बचे क्योंकि इमरजेंसी लग चुकी है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें साफ साफ ये चीज मेंशन्ड है कि भाई इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि एक कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, कुछ बहुत हैवी लेवल पर डिस्टर्बेंसेस आ गए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन आ गई है। और ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर आएगी। तो कांग्रेस की जो पार्टी थी, इंदिरा गांधी जी के पास उस समय ज्यादा पावर आ गई। हाईलाइट एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेस of the imposition of emergency in India in 1975. Evaluate the consequences of declaration of emergency. देखते हैं कि भाई इमरजेंसी का क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। इसको एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स में से देखा जाता है, चलिए उसको देखते हैं। इमरजेंसी में क्या ऐसा किया गया जो बिल्कुल सही नहीं था? घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, आंसर आपको ये लिखना पड़ेगा। जैसे ही इमरजेंसी लगी तो भाई जितने भी एजिटेशंस वगैरह हो रहे थे वो एकदम से रुके।
स्ट्राइक्स वगैरह को बैन कर दिया गया, बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया और पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो क्वाइट हो गई लेकिन टेंस हो गई। कोई ऐसा नहीं कि शांति आ गई, बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन हो गई थी। प्रेस की फ्रीडम सस्पेंड कर दी गई, न्यूज़पेपर वगैरह को अप्रूवल लेना पड़ता था। अगर आप कुछ भी छापना चाह रहे हैं तो पहले अप्रूवल लीजिए कि वो आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ये भी एक दिक्कत वाली बात थी। तो सीधे सीधे प्रेस की सेंसरशिप आ गई थी। फंडामेंटल राइट्स है ना, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और राइट्स को इस कदर सस्पेंड किया गया था कि आप कोर्ट पे भी नहीं जा सकते। मतलब एक होता है ना कि अगर आपके खिलाफ कुछ हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि मेरे साथ ये चीज सही नहीं हो रही है, आपको जेल में डाल दिया जाए तो आपका राइट है कि आप कोर्ट में बता सकते हो कि मैं बेकसूर हूं, मुझे जेल में मत डालिए। इन सारी चीजों को भी छीन लिया गया। तो वही दिया हुआ है, इंक्लूडिंग द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स। फिर गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज किया। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाला, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई गुनाह किया है, इसलिए कि चांसेस है वो फ्यूचर में कर सकते हैं। तो कर सकते हैं कि चक्कर में भी जेल में डाल दिया, इसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, है ना। साथ में आपने क्लास 11th में बहुत सारी रिट्स पढ़ी होंगी, उसमें एक हैबियस कॉर्पस भी होती है, जहां बोला जाता है कि अगर आपको जेल में डाला गया तो आपका हक है कि आप कोर्ट के सामने आ सको, आपको पेश किया जाए, अपनी गवाही वगैरह दे सको, देखा जा सके कि आपके खिलाफ जो भी चार्ज है वो लीगल भी है या फिर नहीं है। इसको भी हटा दिया गया। तो हैबियस कॉर्पस पिटीशन वगैरह भी काम नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट ने कोई रीजन देना भी सही नहीं समझा। बहुत सारे हाई कोर्ट्स ऐसे थे जिन्हें शुरुआत में ये रूलिंग दी कि भाई हैबियस कॉर्पस जैसी रिट्स का अभी भी यूज किया जा सकता है इमरजेंसी में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 1976 में मना कर दिया, ओवर रूल कर दिया। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का कि आप कैसे ये रिट को हटा सकते हो। मतलब आप लोगों को अगर जेल में डाल रहे हो या कुछ भी क्राइम के लिए उनको बोल रहे हो तो वो कोर्ट के सामने ये भी नहीं बोल सकते कि हमने नहीं किया, उनको कोई राइट ही नहीं है, आप पूरे राइट उनसे छीन रहे हो। तो गवर्नमेंट ने सिटीजन के जो राइट है, राइट टू लाइफ और लिबर्टी, वही छीन लिया। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट्स में से एक है। मतलब इमरजेंसी में ऐसा था कि आपको उठा के जेल में डाल देंगे और आपको बताएंगे भी नहीं आपके साथ ऐसा क्यों किया, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे एक्ट थे भाई, रेजिस्टेंस थे जो चलते रहे, ऐसा नहीं है कि सबने बोल दिया इमरजेंसी लग गई है तो लग गई है। जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स ऐसे भी थे जो अंडरग्राउंड हो गए। न्यूज़पेपर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, ये ना ब्लैंक स्पेसेस छोड़ देते थे। जैसे इन्होंने कुछ छापा, पार्टी ने, गवर्नमेंट ने उसको सेंसर किया तो उसको वहां व्हाइट छोड़ देते थे, व्हाइट छोड़ दिया कि नहीं आपको दिखना चाहिए, जो लोग पेपर पढ़ रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि यहां हमने कुछ तो कंट्रोवर्शियल या कुछ तो सही लिखा था जिसको कट कर दिया गया है। फिर मैगजीन जैसे कि सेमिनार, मेन स्ट्रीम शट डाउन हो गई, जर्नलिस्ट वगैरह अरेस्ट हो गए, है ना। अंडरग्राउंड लीफलेट्स वगैरह सर्कुलेट होती थी, ऐसे फोल्डेड पर्चे वगैरह आपने देखे होंगे। अंडरग्राउंड ये काम होता था जिससे उधर उधर इंफॉर्मेशन वगैरह करी जा सके, प्रमोशन वगैरह किया जा सके, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करी जा सके। राइटर्स जैसे कि शिवराम करनाथ जिन्हें कि भाई पद्म भूषण मिला हुआ था, और फनीश्वर नाथ रेणु जिन्हें पद्म श्री मिला हुआ था, इन्होंने भी अपने अवार्ड लौटा दिए। इन्होंने बोला नहीं हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट में भी हिस्सा थे, इन लोगों को इमरजेंसी नहीं पसंद थी। तो बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट में अपना अपना योगदान दिया था। ये यहीं पे क्वेश्चन आया कि बताइए ऐसा क्या हुआ जिससे इमरजेंसी को लोग रेजिस्ट कर रहे थे और बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, कैसे उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करा। तो ऊपर वाला आंसर आप लिख सकते हैं। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी किए, अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या हुए, सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है उन्हें कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी जी को इनवैलिड बताया तो इन्होंने ये चीज ही हटा दी, अब आप चैलेंज ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके खिलाफ ये चीज हमें देखने को मिली। ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। 42nd अमेंडमेंट, बार बार इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ये पास हुआ। इसमें क्या बोला गया, हमारी सरकारें 5 साल के लिए बनती है, तो अब जो लेजिस्लेचर्स का वो रहेगा ना टेन्योर, वो 5 से 6 ईयर्स कर दिया गया। और एक और चीज करी गई कि अगर कभी भी इमरजेंसी लगेगी तो इलेक्शन को 1 साल और पोस्टपोन किया जा सकता है। तो जो 1976 के इलेक्शन थे अब वो कब होंगे, 78 में। 5 को 6 कर दिया तो 1 साल और बढ़ गया। इमरजेंसी के बाद 1 साल और पोस्टपोन कर सकते हो तो 1 साल और बढ़ गया। तो 76 वाले इलेक्शन अब 78 में होंगे। तो ये चेंजेस परमानेंट हो गए, मतलब इमरजेंसी के बाद भी ये रहेंगे। कोई भी ऐसे 2 लेसन बताइए या 3 लेसन बताइए जो हम इमरजेंसी से सीख सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024-2023 में आया है। मैंने बार बार आपसे बोला है, पॉलिटिकल साइंस की बुक में अगर कहीं भी फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली जैसे टर्म्स आते हैं, समझ जाओ वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए भैया सबसे प्रीमियम वीडियो है, इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को आगे प्रमोट करेगा। अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम नोट्स लेना चाहते हैं, फ्री रिसोर्सेस आपको चाहिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए,
ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से द ट्विन ब्रोस हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, भर भर के आपको मटेरियल मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला भाई, डेमोक्रेसी रेजिलियंस। इतनी चीजें हुई लेकिन उसके बाद भी भाई हमने देखा कि इमरजेंसी के बाद हमारा डेमोक्रेसी इंडिया का खत्म नहीं हुआ। जैसी इमरजेंसी खत्म हुई तो थोड़े समय के बाद ही डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग वापस आ गई इंडिया में। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अब तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे पहला लेसन हमें क्या मिलता है? पहला लेसन ये है कि इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। एंड मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने जानबूझ के एनसीईआरटी की लाइन यहां ऐड करी है, यही लिख के आएंगे तो एग्जाम में इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। फिर दूसरा, इमरजेंसी रूल्स रिफाइंड। हमें यह भी मालूम चला भाई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ एम्बिगिटीज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें गलत तरीके से भी इंटरप्रेट करा जा सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो हमें ये मेनली इमरजेंसी के प्रोविजन वगैरह में देखने को मिला। तो अब हम क्या बोलते हैं, आप इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी तभी लगा सकते हो जब आर्म्ड रिबेलियन हुआ। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, आर्म्ड रिबेलियन, हथियार वगैरह आ गए, ऐसा कुछ हो गया इंटरनल बहुत बड़े लेवल पर, तो लगा सकते हो। और इतना ही नहीं, जैसे इमरजेंसी लगाना है तो प्रेसिडेंट को बोलना पड़ता है आपको, वो प्रोक्लेम करते हैं, तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। जो यूनियन कैबिनेट है उसे राइटिंग में ये चीज देना पड़ेगी। तीसरा आता है रिन्यूड फोकस ऑन सिविल लिबर्टीज। इमरजेंसी ने सबको अवेयर किया कि भाई सिविल लिबर्टीज की वैल्यू क्या होती है, लोगों को जो राइट्स है, हमारे जो राइट्स है उनकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इमरजेंसी में सारे राइट्स सबसे छीने जा रहे थे। कोर्ट्स ने भी उसके बाद से एक्टिव रोल प्ले चालू किया कि भाई लोगों की लिबर्टी, उनके राइट्स को हमें बचा के रखना है। लेकिन यार जब ये इमरजेंसी हुआ ना तो इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने और आए जिनका आंसर करना जरूरी है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे आए जिनका आंसर क्लियरली अभी भी नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि यार एक टेंशन बहुत बड़ी हमें देखने को मिलती है, किसके बीच में, हमें गवर्नमेंट के बीच में और जो पार्टीज हैं, बाकी ग्रुप्स हैं, अपोजिशन वाले, उनके बीच में। तो ये जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं ये गवर्नमेंट को काम करने नहीं देते कई बार, या गवर्नमेंट के काम में दखलंदाजी करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो रूटीन फंक्शनिंग होती है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, और उनके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं कंटिन्यूअस पार्टीज और ग्रुप्स के द्वारा, इसके बीच में सही बैलेंस क्या है? क्या सिटीजन को पूरी फ्रीडम होना चाहिए कि वो भी इन एक्टिविटीज, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके, या उनके पास ये राइट होना ही नहीं चाहिए? इनमें लिमिट क्या होना चाहिए? तो ऐसे करके सवाल हमारे सामने आए। और दूसरा एक और चीज क्या निकल कर आई कि भाई जो एक्चुअल इमरजेंसी का इंप्लीमेंटेशन था वो किसके थ्रू हुआ? पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। मतलब ठीक है, गवर्नमेंट ने इमरजेंसी तो लगा दी, लेकिन इमरजेंसी को अगर पूरे कंट्री में आपको इंप्लीमेंट करना है तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है। इन लोग इंडिपेंडेंटली फ्रीली काम नहीं कर पा रहे थे, जो पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर था उस चक्कर में इन्हें काम करना पड़ रहा था। तो ये चीज भी हमने देखी कि पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह से हमारे पुलिस वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पर भी कितना दबाव आता है। इसके बाद शाह कमीशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी ये सामने आया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है ये ना बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में आ गए थे, और इमरजेंसी के बाद भी ये प्रॉब्लम एकदम से कोई गायब नहीं हुई। ये शाह कमीशन क्या थी भाई? 1977 की गवर्नमेंट ने सेटअप करी थी ये कमेटी। इनका काम था ये देखना कि इमरजेंसी में पावर का क्या मिसयूज हुआ, क्या चीजें गलत हुई, तो उसी में ये बताया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है तो बता देना है ना, 1977 में शाह कमीशन, इसका काम ही यही था कि क्या एक्सेस हुआ है, क्या मिसयूज हुआ है पावर का इमरजेंसी में, वो पूरा रिसर्च करना और पता लगाना। जेसी शाह इसको लीड कर रहे थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, इसलिए इसको शाह कमीशन बोला जाता है। जनता पार्टी का रूल था तो उन्होंने ये चीज करवाई थी। Explain any 4 reasons for the grand victory of the जनता पार्टी in the 1977 जनरल इलेक्शन। कैसे जनता पार्टी जीत गई, क्यों कांग्रेस एकदम से हार गई? इन्होंने इसी चीज को अपना रेफरेंडम क्यों बना दिया? इन्होंने मुद्दा ही बना दिया था, इमरजेंसी मुद्दा था मेन जनता पार्टी का कि भाई ये चीज बहुत बेकार हुई है, इसके खिलाफ हमको कुछ करना है, हमको गवर्नमेंट में आना है, कांग्रेस से जो चीजें बेकार करी है उनको ठीक करना है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, हम बात ही कर रहे थे आगे। जनता पार्टी ने भाई मेन जो कैंपेनिंग करी वो ये किया कि भाई इमरजेंसी में बहुत ही नॉन डेमोक्रेटिक चीजें हमें देखने को मिली। मतलब इमरजेंसी सीधे सीधे डेमोक्रेसी के खिलाफ थी। इन्होंने बताया कि कैसे अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया गया, प्रेस में सेंसरशिप आई। तो इनका सीधे यही कहना था सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाना है, कांग्रेस को हटाना है। बहुत अपोजिशन ग्रुप्स, लीडर्स यूनाइटेड रहे इस समय, है ना। वो लोग जो कांग्रेस की बुराई करते थे, उनके खिलाफ थे, उनकी पॉलिसीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो हो गए।
और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक सेपरेट पार्टी थी जगजीवन राम की लीडरशिप में, ये हो गई। इन सब ने साथ में आया और इन्होंने बोला कि मिलके हमें काम करना पड़ेगा। इनका यही था कि एंटी कांग्रेस जो वोट्स है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। जयप्रकाश नारायण को इन्होंने अपना लीडर एक्सेप्ट किया और इन्हें सिंबल बनाया कि ये डेमोक्रेसी को रीस्टोर करेंगे। और सीधी बात है, पब्लिक को कोशिश करी जा रही थी सपोर्ट लिया जाए, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत सारी चीजें हुई तो हमको सपोर्ट चाहिए, तो इमरजेंसी एक बड़ा मुद्दा बन गया था, है ना। पब्लिक के सेंटीमेंट वगैरह का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। तो जो पूरा इलेक्शन का कैंपेनिंग वगैरह हो रहा था ना, वहाँ बात यही हो रही थी कि डेमोक्रेसी को सेव करना है, इमरजेंसी में क्या क्या हुआ आपको बताते हैं, इसके खिलाफ हुआ। तो इसी को मेन रेफरेंडम बनाया गया, मतलब मेन पॉइंट बनाया गया, मेन मुद्दा बनाया गया कि जो भी हमारी जनता है ना इंडिया की, उनसे बोला जा रहा था कि जब आप वोट देने जाएंगे तो इसी चीज के बारे में सोचिएगा, तब आप सही से वोट दे पाएंगे। तो इंदिरा गांधी के रूल के खिलाफ ये चीज हुई और इसी चक्कर में हमें इनका विक्ट्री देखने को मिला। मेंशन एनी 6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस क्यों हार गई बताइए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये सब हम पढ़ चुके हैं, यही है भाई, आपने डेमोक्रेसी का सस्पेंशन करा, प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने आपको बताया, किसी को भी आप जेल में डाल रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा वैसा कर देंगे, प्रेस की सेंसरशिप हो गई, ये कुछ मेन पॉइंट थे। फिर की पॉलिटिकल फिगर्स को आपने जेल में डाला, तो इससे ये हुआ कि भाई पब्लिक की सिंपैथी भी उनके पास आई और कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने गुस्सा भी किया। फिर कोअर्सिव पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, फोर्सफुल तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी गई थी, नसबंदी करी गई थी इमरजेंसी के टाइम पर कि भाई नसबंदी करो जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी। इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी का इसमें बहुत बड़ा रोल था, आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा, नॉर्थ इंडिया में बहुत देखने को मिला था। तो ये दिक्कत आई, बहुत सारे लोगों को उनकी जगहों से खाली करवाया गया, वो लोग जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में रहते हैं उनको उनकी जगह खाली करने के लिए बोला गया, ये सारी चीजें में बहुत देखने को मिली। अपोजिशन पार्टीज एक कॉमन प्लेटफॉर्म में यूनाइट हुई, उन्होंने लोगों से बोला कि भाई हम सब साथ में, आप हमको वोट करिए, कांग्रेस के खिलाफ वोट करिए, इमरजेंसी के खिलाफ वोट करिए। जनता पार्टी ने इसी चीज को अपना रेफरेंडम बना लिया था इमरजेंसी के उसमें कि भाई इमरजेंसी जो चीज हुई वो सही नहीं हुई, डेमोक्रेसी वापस लाना है, लिबर्टी लोगों की बहुत जरूरी है, उसकी बात करी गई। तो लोगों को ये बहुत रिलेटेबल सा लगा। प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट, इमरजेंसी में इतनी हार्डशिप, तो इन सारे चक्करों में कांग्रेस की हार हमें देखने को मिली। एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द अपोजिशन पार्टीज टू कम टुगेदर टू फॉर्म जनता पार्टी इन 1977। भाई इमरजेंसी के खिलाफ थे, पहली बात तो ये आपको पता होना ही चाहिए। सबका ये कहना था कि भाई जो ये कांग्रेस ने किया वो सही नहीं है, और बात वही थी कि भाई ऑथोरिटेरियन रूल आ गया था, ऐसा लग रहा था, एंटी डेमोक्रेटिक मेजर हुए इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, प्रेस सेंसरशिप, प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो एक कॉमन कॉज था सबके पास साथ आने के लिए। फिर जो एंटी कांग्रेस वोट है उनको इकट्ठा करना है, अगर अलग अलग रहेंगे तो वोट्स डिवाइडेड रहेंगे, साथ में रहेंगे तो हम कांग्रेस को हरा पाएंगे। जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप, इन्हें रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का सिंबल देखा जा रहा था, जैसा कि हमने पढ़ा, और ये एक मेन लीडर बनकर हमारे सामने आए थे। तो इनकी लीडरशिप में ना सारी पार्टीज को कोई एक मिल रहा था जिसके पीछे वो आ सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा रोल था। एक्सप्लेन एनी 4 आउटकम्स ऑफ लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1977। 1977 के इलेक्शन में पहला सबसे बड़ी चीज हुई वो ये था कांग्रेस की डिफीट। इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी की डिफीट हुई, 154 सीट्स सिर्फ इन्हें मिली, लेस देन 30% ऑफ द पॉपुलर वोट, जिससे समझ में आया कि भाई लोग इनके साथ अब नहीं है। जनता पार्टी की विक्ट्री हुई, जनता पार्टी और इनके एलाइज ने 330 सीट्स जीती आउट ऑफ 542, और जनता पार्टी के खुद के 295 सीट्स थे जिनसे इनको क्लियर मेजॉरिटी मिल गई और ये सेंटर में अपनी अब गवर्नमेंट बना सकते थे। रीजनल इंपैक्ट भी हमें देखने को मिला। कांग्रेस के जो हमें सबसे बड़े बड़े हार देखने को मिले ना, वो नॉर्थ इंडिया में थे। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में तो ये हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गए, कोई एक सीट भी नहीं जीते। इंदिरा गांधी जी रायबरेली, जिसे कांग्रेस का गढ़ बोला जाता था, वहां से हार गई। उनके बेटे संजय गांधी अमेठी, ये भी कांग्रेस का गढ़, वहां से हार गए। तो जो कांग्रेस है ना, वहां बहुत इन्हें दिक्कत देखने को मिली। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में और हमारे सदर्न स्टेट्स में फिर भी इनकी स्ट्रेंथ थी कांग्रेस की। तो इससे हमें यह मालूम चला कि जो वोटर का सेंटिमेंट है ना, उसमें रीजनल वेरिएशन है। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में इमरजेंसी का सेम इंपैक्ट था, नॉर्थ साइड में हमें ज्यादा देखने को मिला था, इसलिए वहां कांग्रेस की ज्यादा हार हुई। पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, भाई इलेक्शन से ना लॉन्ग टर्म चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिले, मेनली नॉर्थ इंडिया में। अब जो मिडिल कास्ट है ना, वो कांग्रेस से दूर जाने लग गई। जनता पार्टी अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना इन ग्रुप्स के लिए जहां पर वो आ सकते हैं, अपनी आवाज वगैरह उठा सकते हैं। तो पॉलिटिकल डायनामिक्स में भी एक शिफ्ट हमें देखने को मिला।
नॉन कांग्रेस अल्टरनेटिव्स अब दुनिया के सामने आ गए थे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही है। एक्सप्लेन एनी टू रीजन ऑफ द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस इन सदर्न स्टेट्स इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1977। तो बहुत सारे रीजन यार। पहला तो यही है कि इमरजेंसी का इंपैक्ट हर जगह पर एकदम सेम नहीं था। जो ये फोर्स्ड रिलोकेशन हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट हुआ था। मैंने ये भी बताया बहुत सारे लोग एलिएनेटेड फील कर रहे थे क्योंकि कांग्रेस उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी इमरजेंसी में। ये जितनी चीजें, स्टेरिलाइजेशन वगैरह, नसबंदी वगैरह जो हुआ, ये नदर्न स्टेट्स में ज्यादा हुआ था, वहीं पर मेनली हमें देखने को मिला था। तो वो मेन सेंटर पॉइंट था। तो साउथ में इतना कुछ नहीं था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक पॉइंट आता है कि नॉर्थ इंडिया में ना एक लॉन्ग टर्म चेंज हमें देखने को मिल गया था पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के नेचर में। जो मिडिल कास्ट है नॉर्थ इंडिया की, मिडिल कास्ट वगैरह ना कांग्रेस से दूर जाने लग गई थी। अब ये जनता पार्टी इनका एक प्लेटफॉर्म बनकर सामने आ गया था जहां पर ये लोग साथ में आके कुछ कर पा रहे थे। तो एक शिफ्ट आ गया था लॉन्ग टर्म। Government that are seen to be unstable and quarrelsome are severely punished by the voters. Very, very important question. जनता पार्टी क्यों हार गई, क्यों टूट गई, क्या हो गया? सोचिए, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, जनता पार्टी आई, लेकिन ये भी बिखर गई। क्या हो गया ऐसा? चलिए देखते हैं। जनता पार्टी 1977 इलेक्शन जीतकर आई, है ना, लेकिन भाई इन लोग इतनी लॉजिकल नहीं थे, इतने प्रैक्टिकल नहीं थे। इलेक्शन के बाद यहां पर हमें बहुत ही स्टिफ कंपटीशन देखने को मिल रहा था कि कौन पीएम बनेगा। मुरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम के बीच में हमें एक कंपटीशन देखने को मिल रहा था कि भाई इनमें से किसको बनाया जाए। इवेंचुअली मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बट उसके बाद भी ना ये पावर स्ट्रगल एंड नहीं होता। पार्टी के अंदर जो ये स्ट्रगल चल रहा था चलता रहता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जयप्रकाश नारायण कहां चले गए, वो क्यों नहीं बने? तो पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। उन्हें पॉलिटिक्स में नहीं आना था, उनको नहीं बनना था पीएम। उनकी तबीयत भी खराब चल रही थी, लेकिन उन्होंने बोला मुझे नहीं बनना। उनका ये भी टेक था, उनका कहना था भाई मुझे मूवमेंट करना था, लोगों के लिए करना था। उन्होंने इन सब में इतना नहीं किया। इससे पहले भी उन्हें पॉलिटिक्स से ब्रेक लिया हुआ था लंबे समय के लिए, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था। इवेंचुअली मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन पावर स्ट्रगल एंड नहीं होता है। जो अपोजिशन है ना इनकी इमरजेंसी को लेकर, ये थोड़े समय के लिए इनको साथ में रख पाई। इन्होंने बोला हम इमरजेंसी के खिलाफ है, लेकिन ये चीज लंबे समय तक नहीं टिक पाई। क्या हुआ, जनता पार्टी में ना कोई लीडरशिप नहीं थी, डायरेक्शन नहीं था, एक कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं था। इमरजेंसी के चक्कर में साथ में तो आ गए थे, लेकिन इमरजेंसी अकेला थोड़ी काफी है। तो जनता गवर्नमेंट जो थी ना भाई, ये कोई भी फंडामेंटल चेंजेस नहीं ला पाई पॉलिसीज में। जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी पुराने समय से, वो बहुत रूट्स तक गड़ी हुई थी, उनको हटाना इतना आसान नहीं है। कोई पार्टी जो इतने साल रूल करी है, तो इन लोग को ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं ला पाए। जनता पार्टी स्प्लिट हो गई। गवर्नमेंट मुरारजी देसाई जो लीड कर रहे थे, उसकी मेजोरिटी खत्म हो गई 28 मंथ से पहले। आपकी एनसीईआरटी में अगर गलत मंथ दिया हुआ है तो ठीक कर लेना। एक और गवर्नमेंट हमें देखने को मिली जिसमें चरण सिंह हेड थे। इन्होंने कांग्रेस के सपोर्ट से अपनी गवर्नमेंट बनाई, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड करा हमको सपोर्ट नहीं करना है, इन्होंने विड्रॉ कर लिया, जिससे चरण सिंह की गवर्नमेंट भी भाई पावर में सिर्फ 4 महीने तक अबाउट रह पाई। तो आप खुद सोच लीजिए, ऐसी गवर्नमेंट को कोई क्यों ही सपोर्ट करेगा? तो रीजंस अगर आपसे पूछे जाए तो आप बता सकते हैं ना कि मिड टर्म इलेक्शन क्यों हुए, मिड टर्म इलेक्शन क्यों कराने पड़ गए? तो यही रीजन है भाई, मेजोरिटी खत्म हो रही थी, स्टेबल ही नहीं थे। तो जनवरी 1980 में फिर फ्रेश हमें लोकसभा इलेक्शन देखने को मिले और जनता पार्टी को बहुत भयंकर हार का सामना करना पड़ा। नॉर्थ इंडिया जहां पर पूरी सीट्स इनकी हो रही थी, पूरे वोट्स इनके हो रहे थे इतने, उसमें वहां पर भी इनको डिफीट का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी जिसे इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, उन्होंने अपनी 1971 की विक्ट्री को रिपीट किया। 353 सीट्स इनको मिली और ये पावर में वापस आ गई। तो ये आउटकम पूछा जा सकता है क्या हुआ लोकसभा का रिजल्ट, तो आप बता देंगे। तो भाई इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड करिए। प्रीमियम नोट्स, बैचेस, फ्री मटेरियल सब वहीं पे मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ गुरु भैया। आप है फ्यूचर टॉपर्स, याद रखिएगा।